हेलो स्टूडेंट्स। तो अब नया लेक्चर है, दिस इज़ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमें सबसे पहले करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1 है इसके अंदर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कब होते हैं बच्चों? इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर का मतलब है कि जिनकी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड आर सेम। those vector whose direction and magnitude are same, they are called equal vector. For example, आप कहते हैं कि भाई an object go to the east 4 मीटर। दूसरा वेक्टर भी क्या हुआ? ये वेक्टर ए था। दूसरा वेक्टर बी क्या हुआ? 4 मीटर ईस्ट हुआ। तो दोनों वेक्टर क्या हो गए? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो इस तरह के वेक्टर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम और गहराई में जाएं तो हम कहते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस है और इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 4 गया एंड दिस इज़ ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 3 मीटर इन एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट जाता है 4 to 7 बी सी, तो ये भी कहाँ जाता है? इसी डायरेक्शन में। तो हम बोलते हैं कि बी सी इक्वल टू 3 मीटर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी दोनों एक्स एक्सिस में जा रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल देते हैं कि वेक्टर ए बी इक्वल है वेक्टर बी सी के। इस तरह के वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। बात समझ में आई आपको? दूसरी चीज़ है आपकी इसके अंदर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होगी मगर मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों? दूसरा टाइप है हमारा कौन सा? टाइप 2 इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट, बट डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। आई बात समझ में? तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक वेक्टर है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और ये दोनों एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या होते हैं बच्चों? पैरेलल वेक्टर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? पैरेलल वेक्टर्स हो गई। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है तो आल्सो इट इज़ पैरेलल आल्सो, तो उसे भी आप पैरेलल कह सकते हैं। इक्वल वेक्टर ऑलरेडी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तीसरा हमारा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है बच्चों? एंटी पैरेलल वेक्टर्स मान लीजिए एक वेक्टर जा रहा है एक्स एक्सिस में वेक्टर ए और एक वेक्टर जा रहा है वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस में। ये किधर है? पॉजिटिव एक्स में है और ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल तो हैं मगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दीज आर कॉल्ड ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर ए का भी एक्स है और वेक्टर बी का भी एक्स है, यानी दोनों इक्वल है मगर वो दोनों हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो उस कंडीशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको? हम कहेंगे वेक्टर ए इक्वल टू है माइनस ऑफ वेक्टर बी के। ये बात ध्यान रखना। और इसी वेक्टर को बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव वेक्टर। यानी एक ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर के एंटी पैरेलल हो और क्या हो? मगर इक्वल भी हो। तो एंटी पैरेलल होने में लेंथ यानी मैग्नीट्यूड का कोई कंडीशन नहीं कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, मगर निगेटिव वेक्टर होने के लिए एंटी पैरेलल होना बहुत ज़रूरी है, यानी दूसरे के इक्वल और अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक होता है कोलिनियर वेक्टर। एक क्या होता है बच्चों? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए एक लाइन है, इसमें यहाँ तक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया, यहाँ तक वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया यहाँ से, और यहाँ तक वेक्टर सी को रिप्रेजेंट किया। तो हम बोलते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर ऑन
सेम लाइन, ये सेम लाइन पे हैं, दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या हो गए, आर को लीनियर। बात समझ में आई कि नहीं आई? दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि देखो ये क्या हुआ, वेक्टर ए यहाँ तक आ गया, वेक्टर बी यहाँ तक आ गया और वेक्टर सी यहाँ तक आ गया, तो तीनों वेक्टर क्या हुए, एक ही लाइन में हो गए, दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। अब एक क्या होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर वो होते हैं जिनका नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो नो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्यों लिखा है मैंने, मैं लिख देता सीधे सीधे नो डायरेक्शन, मैंने लिखा है नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मतलब होता है क्योंकि वेक्टर है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, भाई जीरो भी अपने आप में एक वेक्टर है ना, मगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मगर उसका मैग्नीट्यूड गलती से ज़ीरो आ गया, मतलब सॉरी इंसिडेंटली ज़ीरो आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा एक बच्चा है और वो जाता है, ए बॉय गोज़ फ्रॉम ए टू बी एंड देन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, तो उसका ना जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए है, तो जो वेक्टर ए बी होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप ए और एक्स एक्सिस से, और जो वेक्टर बी ए होगा यानी जब रिटर्न हुआ तो वो हो जाएगा कितना, माइनस वेक्टर ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से, यानी एक बॉय जो है वो ए से बी गया, फिर बी से वापस ए आ गया, तो इस कंडीशन में जाने वाला वेक्टर तो ए होगा, तो आने वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस ए होगा। तो अब ये बताओ कि इन दोनों का सम कितना होगा, ए बी प्लस बी ए, ये दोनों मिला के कितने हो गए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसका रिजल्टेंट जो ज़ीरो आया है हम उसको ज़ीरो लिख के नहीं छोड़ सकते, हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, भले ही हमें इसकी डायरेक्शन मालूम नहीं है। तो एक ऐसा वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इस तरीके से हमारे होता है जो है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, और एक टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो होता है जो हमें टाइप ऑफ वेक्टर को एक और पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो है ना बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। तो कंटिन्यू रहिए इसी प्लेलिस्ट पर, यहाँ पर आपको 11th से लेके 11-12 यानी एकेडमिक से लेके नीट IIT तक इतना मटेरियल मिलेगा कि आपको जो सिलेक्शन की जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना, फिजिक्स से डर है आपको, वो आपका सारा ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही मतलब आप स्मूथली पूरी फिजिक्स कर पाएंगे। थैंक यू।